आज के एमपी क्विज में हम लोग जो बीते 2-3 दिन का करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं वो देखेंगे, साथ में कुछ गवर्नमेंट की योजना चल रही है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको पता है कि कल अमित शाह ग्वालियर के दौरे पे थे। ठीक, और ग्वालियर दौरे पे क्यों थे? क्योंकि कल गुड गवर्नेंस डे भी था और कल अटल बिहारी वाजपेयी का 101 जयंती दिवस भी था। तो उस उपलक्ष्य में ग्वालियर के अंदर, क्योंकि अटल जी का संबंध ग्वालियर से रहा है, तो ग्वालियर में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के कल प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए, पीएससी के लिए। और इसके साथ गवर्नमेंट ने एक गौ वन्यजीव अभ्यारण्य का भी चर्चा में था, कल वहां पे भी गए थे, बासमन मामा गौ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन 1 सतना, ऑप्शन 2 पन्ना, ऑप्शन 3 कटनी और ऑप्शन 4 रीवा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका रीवा। ठीक, तैयार करिएगा, ये एग्जाम सीरीज से क्वेश्चन आ जाएगा। अगला है कि एमपी गवर्नमेंट ने मिल्क प्रोडक्शन को 9 से कितना % बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? कल भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम बढ़ा दें परसेंटेज, और मैंने कहा था कि लास्ट ईयर भी एक एमओयू साइन हुआ है एमपी गवर्नमेंट का मिल्क कॉर्पोरेशन के साथ में। ठीक, तो हम लोग बहुत तेजी से डेयरी प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं एमपी कॉन्टेस्ट में। तो इसका आंसर है 20%, 9 से 20% करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगला है कि सरकार ने, एमपी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि हम लोग जो है नेक्स्ट ईयर जो 2026 है उसको किस रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक, किस रूप में मनाएंगे? तो एक दिया मैंने ऑप्शन, कृषि वर्ष एग्रीकल्चर ईयर, एक एमएसएमई ईयर, एक स्टार्टअप ईयर, एक मिल्क प्रोसेसिंग या डेयरी प्रोसेसिंग ईयर। हम किस रूप में सेलिब्रेट कर उसको मनाएंगे, क्या हमारा थीम क्या रहेगा? मैंने इसमें पूछा है 2026 के कॉन्टेस्ट में। तो आपको यह रखना है कि सरकार ने अनाउंस कर दिया कृषि वर्ष के रूप में, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि नेक्स्ट ईयर स्टार्टअप को लेके भी एमपी में 10 साल पूरे हो रहे हैं। किस दिन होगा हम देखेंगे। और मैंने लगातार कहा है कि डेयरी के प्रोडक्शन पे हम ध्यान दे रहे हैं, तो मैंने तीनों से मिलती हुई थीम रखी है। ठीक है, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन हो। आपको पता होना चाहिए कि अमित शाह ने यह भी कहा था कि एमपी कृषि में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक, और उन्होंने कहा था कि एमपी ने पंजाब हरियाणा को कृषि के मामले में पीछे छोड़ दिया है, और लगातार 7 टाइम जो कृषि कर्मठ पुरस्कार मिलता है एग्रीकल्चर में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, वो एमपी को 7 बार मिला हुआ है। ठीक है, तो कृषि को लेके हमारा बहुत जोर है। तैयार करिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा। हम नेक्स्ट ईयर को कृषि वर्ष रूप में मना रहे हैं एमपी में। ठीक है, अगला है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर अबुद्ध मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये जो समिट था, ये कल मैंने कहा कि ग्वालियर में हुआ था, और इस समिट के दौरान लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एमपी के लिए अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, तैयार कर लीजिएगा, सी इसका आंसर है। अगला है कि मध्य प्रदेश की स्थिति को नक्सलवाद की समस्या फ्री हो गया, ये तैयार करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट पूछी जाती है, एक पर्टिकुलर डेट को हमने 35 साल के बाद एमपी नक्सल फ्री हुआ है ऐसा सीएम ने अनाउंस किया था। तो वो तारीख आपकी 11 दिसंबर को हमने अनाउंसमेंट किया था ये। ठीक है, तो कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर भी इंप्रूव हो रहा है हमारे यहाँ। ठीक, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहा है। तीसरा, पहले एमपी इस जमाने में हमारे यहाँ एनर्जी डेफिशिएंट था, हमारे यहाँ बिजली का संकट था। अभी एमपी एनर्जी सरप्लस स्टेट बन गया है। ठीक, इनफैक्ट जो रीवा में हमारा एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, उससे हम दिल्ली मेट्रो के लिए भी बिजली सप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स तैयार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने कहा है कि एमपी अब नया शाइनिंग स्टार बन के आया है इन्वेस्टमेंट में। और आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल से रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट हमारे एमपी में हो रहे हैं, ग्वालियर के लेवल पे हो रहे हैं, जबलपुर के लेवल पे हो रहे हैं। तो कल गृह मंत्री ने तारीफ करी है कि जब से नए सीएम आए हैं, ये एक नई थीम लेके आए हैं रीजनल समिट की। ग्लोबल समिट तो होते थे इन्वेस्टर के, बट रीजनल लेवल पे हम समिट करवा रहे हैं इन्वेस्टर्स के। ये एक नई अप्रोच है, उसकी भी तारीफ करी है। ठीक है, तैयार करिएगा, इंपोर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि स्टार्टअप यात्रा के 10 वर्ष कब पूरे हो रहे हैं। ठीक, मैंने कहा था कि 2026 में हमें 10 ईयर्स कंप्लीट होंगे स्टार्टअप जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई एमपी के अंदर।
तो 1 जनवरी, 5 जनवरी, 12 जनवरी और 26 जनवरी। तो आपको तैयार करना है, यह है 12 जनवरी। आपको यह पता करना है कि 12 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं। नेशनल यूथ डे भी है क्या, स्वामी विवेकानंद का उस संबंध से है क्या, राष्ट्रीय यूथ दिवस, ठीक, थोड़ा तैयार करिएगा। स्टार्टअप और यूथ के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हम देख रहे हैं गढ़कुंटल महोत्सव निम्नलिखित में किस जिले से संबंधित है। टीकमगढ़, दतिया, पन्ना, निवाड़ी। इसकी भी एक पूरी इंफोग्राफिक न्यूज़पेपर में आई थी। ये महोत्सव में सीएम को इनवाइट किया था। तो ये होता है हर साल निवाड़ी के अंदर, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा निवाड़ी के अंदर। अगला है कैच द रेन, जो हमारा अभी मिशन चल रहा है, इसके अंतर्गत नेशनल वाटर अवार्ड 2024 का फर्स्ट प्राइज एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट को मिला। ठीक, कैच द रेन मतलब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो पानी आता है वर्षा जल का, उसको हम जमीन में भेजेंगे ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। ग्राउंड वाटर हमारा तेजी से डिप्लीट हो रहा है, गिर रहा है, तो हम चाहते हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए। तो बड़वानी, धार, खरगोन, खड़वा, इसका आंसर है खरगोन। ठीक है, देश के श्रेष्ठ थाने की रैंकिंग हुई, सभी जो हमारे थाने हैं, पुलिस थाने, उनकी रैंकिंग हुई। उसमें एमपी का एक थाना है मल्हारगढ़, इसकी 9th पोजीशन आई है। क्वेश्चन ये बनता है कि मल्हारगढ़ थाना कौन से डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। ऑप्शन 1 रतलाम, ऑप्शन 2 नीमच, ऑप्शन 3 उज्जैन, ऑप्शन 4 मंदसौर। तो इसका आंसर है मंदसौर का मल्हारगढ़ थाना, जो पूरे इंडिया में थानों की रैंकिंग में 9th प्लेस पे आया है। ठीक है, अगला है, अब मैंने 2 स्टेटमेंट दिए हैं। इस बार 44th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 दिल्ली में लगा, और स्टेट फेयर में एमपी का जो पेवेलियन था, जो एमपी ने लगाया था वहां पे पेवेलियन, उसे स्टेट और यूटी की कैटेगरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के पेवेलियन को ग्वालियर किले की थीम पे विकसित किया गया था। ठीक, तो क्या थीम थी, तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है। हमको गोल्ड मेडल मिला है एमपी को, और थीम इस बार की पेवेलियन की थी ग्वालियर का किला। साथ में मुरैना में जो 64 योगिनी मंदिर है वो भी इसमें दिखाया गया था। तो इसमें आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और बी। ठीक है, अगला है इंदौर की पैरा एथलीट पूजा गर्ग, तो पैर पता चाहिए पैरा एथलीट है, वर्ष 2025 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, खेल रत्न। ठीक, तो इनको दिया गया है श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार, डी इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि क्या अचीवमेंट निकला था, कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। माउंट एवरेस्ट पे पता करने पहली महिला पैरा एथलीट, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, नाथोदे पे तिरंगा फाइनली देश विश्व की पहली महिला, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है सी, नाथद्रा। और पता होगा यह नाथद्रा पड़ता है सिक्किम के पास, नाथुला और जिरपला। ठीक, ये 2 नदी पड़ते हैं सिक्किम के पास, ऊपर चाइना है, इधर सिक्किम है। ठीक, नाथुला से भारत और चाइना के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स भी होता है, तैयार कर लीजिएगा। पीछे कुछ समय पहले जब हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा जा नहीं पा रहे थे लैंडस्लाइड के कारण, तो नाथुला हमने यहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू किया था। तो तैयार कर दिएगा, नाथुला बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये यूपीएससी के भी इंपॉर्टेंट है नाथुला ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। ठीक है, अगला है मुस्कान विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये एमपी में एक कार्यक्रम चलाया गया था, मुस्कान अभियान। ठीक, तो महिला स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देना, सेल्फ हेल्प को प्रमोट करना, साइबर अपराध रोकना, गुमशुदा या किडनैप हुई महिलाओं की खोज कर परिवार पहुंचाना, और छात्रवृत्ति प्रदान करना या स्कॉलरशिप देना। तो इसका आंसर डी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पीछे रिपोर्ट देख रहे होंगे तो एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो किडनैप हुई हैं फीमेल्स वो एमपी में हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो ये रिपोर्ट लगातार न्यूज़पेपर में आ रही है, तैयार करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक,
क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक, और सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है और क्या कदम होने चाहिए, हमें और क्या चीजें करनी है ताकि इस समस्या को कम किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तैयार करिएगा। अगला है कि मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया जहां E0 FIR प्रणाली लागू की गई है। ठीक, E0 FIR एक क्रांतिकारी प्रणाली है जो साइबर वित्तीय धोखाधड़ी विशेषतः 2.5 लाख रुपए से अधिक के नुकसान वाले मामले में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को तेज करती है। तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो इसमें 2-3 चीज समझ लीजिए। E0 FIR मतलब ये हो गया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से FIR कंप्लेंट जो आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है उसकी शिकायत करने का तरीका है E0। और इसमें आप कहीं से भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है शिकायत करते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस इलाके से आप रहने वाले हैं, जिस इलाके में घटना हुई है वहीं शिकायत करें। ठीक है, तो आपको इसमें जगह सिर्फ ये कर दिया गया है, आप कहीं भी शिकायत, कहीं से भी शिकायत करते हैं जहां भी आपको ये पता चला कि आपका साइबर फ्रॉड हुआ है। बात समझ में आ गई। जुडिशियल न्यायाधिकार क्षेत्र की जो बाधा थी पहले वो खत्म कर दी। दूसरा, ये 2.5 लाख रुपए की मैंने बात लिखी ये गलत है। इसमें 1 लाख रुपए से अधिक के साइबर फ्रॉड को आप कंप्लेंट कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, FIR दर्ज कर सकते हैं। तो 2.5 लाख रुपए मैंने राशि गलत लिखी है। इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से कम में E0 नहीं होगी, 1 लाख से ऊपर जो भी होगा उसमें E0 FIR हो जाएगी। समझ गए। तो इसका पहला स्टेप सही, दूसरा गलत है, आंसर ए। ठीक है, तैयार करिएगा E0, क्योंकि पहली बार MP में हो रहा है। फर्स्ट स्टेट कौन सा था वो आप बताइएगा। दूसरा स्टेट MP है, मतलब पहला स्टेट कौन था वो भी अखबारों में है। महाराष्ट्र, UP, राजस्थान, दिल्ली। तो आपको जान के अच्छा होगा पहला राज्य है वो दिल्ली, और दिल्ली के बाद है MP। ठीक है ना। MP में साइबर फ्रॉड के बहुत मामले होते हैं, पढ़ा हुआ आपने, लगातार न्यूज़पेपर्स में आ रहा है। ठीक है, और इसमें डिजिटल अरेस्ट के मामले बहुत ज्यादा है MP के अंदर लगातार। ठीक है ना, तो तैयार करिए, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक, अगला है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत 0 FIR को कानूनी मान्यता दी गई है। BNSS आ गया, पता होगा आपको, सरकार ने जो पहले IPC CRPC का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, और इसमें एक सेक्शन है जो कहता है कि 0 FIR लीगल प्रोविजन है। देखिए 0 FIR बहुत चर्चा में था, स्पेशली जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ। यह देखा गया कि बच्चियों के मामले में कई बार समय पे पुलिस को कंप्लेंट इसलिए मिल पाती कि थानों के चक्कर में कि रेप हुआ किस थाने में, किस इलाके में जो घटना हुई वो कौन से इलाके थाने का था, इस तरह के विवाद जब होते थे तो मामला फैल जाता था और सही रिपोर्टिंग हो पाती थी। सरकार ने फिर इनके मामले में 0 FIR का शुरुआत करी। अब ये E0 FIR हो गई है साइबर फ्रॉड के मामले में। तो सेक्शन इसका है 173 BNS। ठीक है, जो नया हमारा BNS आया था वो किस तारीख से लागू हुआ था। ठीक, बहुत धूमधाम से लागू हुआ था, अखबारों में चर्चा में था। IPC CRPC कब के हमको रिप्लेस किया गया था, पूरा न्यूज़पेपर आया था। जनवरी 2024, अप्रैल 2024, जुलाई 2024, अक्टूबर 2024। आंसर इसका जुलाई 2024। ठीक है, साइबर अपराध में धोखाधड़ी के बाद पहले कितने समय को गोल्डन आवर माना गया। गोल्डन आवर मतलब आप समझते होंगे, 2-3 जगह सुना होगा अपने गोल्डन आवर। एक तो हम एक्सीडेंट में सुनते हैं गोल्डन आवर, यदि कोई दुर्घटना हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसमें गोल्डन आवर होता है जिसमें हम उस पेशेंट को बचा सकते हैं, सुना होगा आपने। इसी प्रकार से आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, स्पेशली हार्ट अटैक के मामले में डॉक्टर्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं गोल्डन आवर, जिसमें हम यदि उसको कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली पंप करके ऑक्सीजन दिलवा सकें तो कई बार पेशेंट को बचा दिया जाता है। सुना है आपने, क्या बोलते हैं इसको, CPR। ठीक, CPR देते हैं। तो CPR के लिए गोल्डन आवर बोला जाता है एक टर्म, कि इतने समय के अंदर आप दे दोगे तो पेशेंट बच सकता है टाइमली। इसी प्रकार से पेशेंट को कुछ टैबलेट्स बोलते हैं डॉक्टर्स लोग की जो भी वनरेबल ग्रुप है, जिनको डायबिटीज है, आपको डिजीज है, तो उनको अपने साथ कुछ गोलियां, कुछ मेडिसिन हमेशा रखनी चाहिए। और यदि उस मेडिसिन को गोल्डन आवर में खा लेते हैं तो वो हार्ट अटैक से बच सकते हैं, डेथ होने से बच जाएंगे वो।
ठीक। तो इसी प्रकार साइबर अपराधों में भी गोल्डन आवर टर्म इस्तेमाल किया रहा है। यदि इस गोल्डन आवर में आप रिपोर्ट कर देते हो तो आपका पैसा आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, वो पैसा बैंक में ही रुक आएगा, वो वापस आपके हाथ में आ सकता है। तो वो गोल्डन आवर कितना को माना गया, 30 मिनट को, 1 घंटे को, 2 घंटे को, 24 घंटे को। तो सरकार ने कल क्लियर किया है कि गोल्डन आवर्स में है 2 घंटे। ठीक, यदि आप सही रिपोर्ट करते हो हेल्पलाइन नंबर पे तो 2 घंटे के अंदर आप अपने पैसे को साइबर फ्रॉड में होने से बचा सकते हो। बात समझ में आई? हाँ, साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में इंस्टेंट हेल्प हेतु पीड़ित को किस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करिए? मैंने जस्ट पैसे पूछ लिया अवेयरनेस के लिए, क्योंकि अब साइबर फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर बताना चाहिए कि हेल्पलाइन नंबर कितना है। 112, 100, 1090, 1000, 1930। तो इसका आंसर हो गया 1930। ठीक है। एमपी धर्मशास्त्र राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जा रही है? कल सरकार ने, कल निकल या परसों में ही सरकार ने यहां पे एक्सटेंशन विस्तार के लिए कुछ राशि अलॉट कर दी है कैबिनेट की बैठक में। तो मैंने पूछा कि कहां स्थापित की जा रही है? जो जबलपुर में स्थापित की जा रही है, और वो पता है कि एमपी हाईकोर्ट भी कहां पे है। ठीक, पीठ कहां पे है, उसकी बेंच कहां पे है? ठीक है ना। 11th नेशनल आर्ट फेस्टिवल में एमपी की टीम ने कहानी वाचन विद्या में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में हमें एमपी को पूरे नेशनल लेवल पे एक अवार्ड मिला है। ठीक है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आपको बताना कौन सा पोजीशन मिली है एमपी को। ठीक है, इसमें 3rd प्लेस पे एमपी आया है स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में। ठीक है। निम्नलिखित में किस डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया खेड़ी इंडस्ट्री क्षेत्र डेवलप किया रहा है? मैं कहा हूं लगातार एमपी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर हम जोर दे रहे हैं। बढ़िया खेड़ी के लिए भी सरकार ने कुछ पैसा अलॉट किया है, जैसे अपने यहाँ ये पीतमपुर हो गया, इसी प्रकार से धार वगैरह। तो ये बढ़िया खेड़ी कहां पे है? रायसेन, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद। किसके अंतर्गत आता है ये? तो ये आता है सीहोर के अंतर्गत। ठीक, चर्चा में है ये। अगला है कि प्रधानमंत्री लगातार जोर दे रहे हैं नेचुरल खेती पे। ठीक, तो नेचुरल खेती क्या होती है? एनी आइडिया किसी को? ऑर्गेनिक और नेचुरल क्या अंतर है? दोनों एक ही है? एक ही है? नहीं, पता करिए। था पता करिए क्या है, दोनों मानते हैं। पूछा चुका है यूपीएससी में ना। तो इस पे बहुत तेज जो दे रहे हैं, और सरकार ने यह कहा है कि हम अपने नेचुरल खेती में जो भी प्रोडक्शन होगा उसको हम सर्टिफाइड करेंगे कि ये नेचुरल खेती का, ताकि उसको अच्छे दाम मिल पाए। इस स्टैंडर्ड सेट करेंगे। तो सरकार ने इसके लिए एक मंत्रालय को अलॉट किया है। कौन सा मंत्रालय? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करेगी सर्टिफिकेशन, कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन करेगी, बायोटेक मिनिस्ट्री करेगी, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी? क्या लगता है ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? बहुत चर्चा में है ये। वित्त मंत्रालय। आप कृषि, ये है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो अमित शाह के पास है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव इसको सर्टिफाइड करेगी। कल अमित शाह जी ने भी इस मंच में कहा कि एमपी के लोगों से कि आप नेचुरल खेती करते हो तो सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, वैल्यू वो सब हमारा, हम देख लेंगे, प्रेशर मत लो। ये अखबार की हेडिंग बनी। ठीक, क्योंकि उस मंत्रालय के प्रमुख वही है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक, अगला है कि विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, निम्नलिखित की स्थिति को मनाया जाता है 21 दिसंबर 22। अभी निकला है जस्ट। पूरे में थीम थी, जैसे जैसे लोगों को हेल्थ रिलेटेड इशू बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली हम देख रहे हैं कि लोगों को सबसे ज्यादा इशू कौन से बढ़ रहे हैं? एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, मेंटल स्टेटस, लोगों का बिगड़ रहा है मेंटल स्टेट। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डे था 21 दिसंबर। आपको थीम बतानी है, थीम क्या थी इस बार की, और ये वर्ल्ड का है तो यूपीएससी में हंसता है, पीएससी में हंसता है। ठीक, आगे
रिसेंटली शांति बिल आया है, और मैंने कहा शांति बिल में सरकार चाहती है कि जो प्राइवेट एंटिटी हैं वो न्यूक्लियर सिविल पावर प्रोडक्शन उसमें आगे आए। ठीक, तो हमने कितना परसेंट एरिया उनके लिए ओपन किया है? 20%, 14%, 50%, 60%। कितना परसेंट हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ कर दिया है इन सिविल न्यूक्लियर एरिया? ये पढ़ाया था मैंने क्लास के अंदर। ठीक है, शांति बिल। फिर न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल हम जो लेके आए थे कि यदि कोई भी एक्सीडेंट होता है न्यूक्लियर तो उसमें लायबिलिटी बनाई जाएगी। आपके जो भी सप्लायर होंगे और जो भी ऑपरेटर होंगे, तो कितनी हमने लायबिलिटी, ये बिल आया कब था? 2008, 10, 12, 14, मैंने पूरी कहानी सुनाई थी मनमोहन सिंह समय, 1, 2, 3 बिल याद आया? ठीक, तो ये है 2010। अगला है कि आपने पढ़ा होगा आज मतलब कल राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक लैंग्वेज में रिलीज किया है कल, एक लैंग्वेज में, और ये वो लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में आती है। 2003 में इस लैंग्वेज शामिल किया गया था। कल इस लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को रिलीज किया गया। मैंने उसकी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, हर लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होती है ना? जो हिंदी भाषा से स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। ठीक, इसी प्रकार से ओल चिकी, इनमें से कौन सी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, लिपि है? कल उसी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रिलीज की गई है, राष्ट्रपति ने किया है। ये यूपीएससी में आएगा पक्का क्वेश्चन, पीएससी में आया नहीं, यूपीएससी पक्का आएगा। और 4 लैंग्वेज शामिल की गई थी 2003 में, बोडो, डोंगरी, संथाली। तो ये है संथाली 2003 में, हिंदी मैंने। आपको ये बताना है कौन से अमेंडमेंट से लैंग्वेज शामिल की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कौन कौन सी लैंग्वेज की गई थी लास्ट टाइम। ठीक, को पाली को लेकर बहुत मांग चल रही है, पाली को शामिल किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल। क्या है 8th शेड्यूल कॉन्सेप्ट? इसमें जो लैंग्वेज है उनका क्या रोल होता है, किन किन लैंग्वेज शामिल करते हैं हम लोग? ठीक, किन लैंग्वेज शामिल करते हैं 8th शेड्यूल में? फिर 8th शेड्यूल और क्लासिकल लैंग्वेज में क्या अंतर है, ये तैयार करिए, प्रीलिम्स के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया आज का स्पेशल 26 क्विज, जिसमें हमने प्रीलिम्स से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन चर्चा में हैं वो सारे हमने एक साथ देख लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।